हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, आप सबके तरफ से लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं कि सर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं। तो मैं बिल्कुल वाज़ह कर देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। अफसाना है, गज़ल है, नावल है, नज़्म है, ग्रामर के पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह सब कंप्लीट कराऊँगा। अब जैसे अफसाने की बात करें तो पहले अफसाना पूरा कंटेंट आप लोगों के सामने रखूँगा, फिर उनका खुलासा है, फिर उनसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसी तरह नज़्म की बात है, गज़ल की बात है, पहले नज़्म जो है और फिर उनके राइटर के बारे में बताऊंगा, हालात ज़िंदगी, फिर उनकी तशरीह जो है आपके सामने रखूंगा, फिर क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह पूरा कवर कराऊंगा। अब आज जो प्रेमचंद का अफसाना कफन आज मैं पेश करूंगा आप लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को ये ख्याल रखना है कि किरदार कौन कौन से बन रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 किरदार हैं, घिसू, माधो और बुधिया। और मुकालमा जो इनके बीच हो रहा है तो उस पर जो है नज़र रखनी है कि कौन सा मुकालमा किस किरदार के ज़रिए अदा किया जा रहा है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, चूँकि एक बड़ा वीडियो हो सकता है अगर पूरे अफसाना को एक साथ में आप लोगों के सामने रखूँगा, तो इसलिए इसको 3 पार्ट में आप लोगों के सामने पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो पहला पार्ट यहाँ पर देखें। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द-ज़ह से बछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हुए गया, जा देख तो आ। माधो दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तुम मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधो इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब वह जब 2 एक फाके हो जाते तो घिसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधो बाजार से बेच लाता, और जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कुनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कुनात और तवक्कल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतालिक ज़रूरत ना होती। यह उनकी खल्की सिफत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2 4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी उरियानी को ढाके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली के मुतल्लिक उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10 5 ओख तोड़ लाते और रात को चूसते। घिसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधो भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घिसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी
उसने उस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और उन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द-ए-ज़ा में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घिसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। किसके घर से आए। माधो को अंदेशा था कि वह कोठरी में गया तो घिसू अलाव का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सूध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे। वहाँ इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि घिसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परदाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आइन व आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुस्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि आखिर वह खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और इसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। फ्रेंड्स, चूँकि अफ़साना है और काफ़ी तवील है, तो एक ही वीडियो में पूरे को कवर करना बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए बाकी के पार्ट को मैं इस पूरे अफ़साने को 3 पार्ट में इंशाल्लाह जो है कंप्लीट करूँगा। तो बाकी के 2 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।